हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साउंड चैप्टर के। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो एंड तक पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये चैनल और अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितनी भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने शुरुआत करनी है 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। ये 2022 में आया था, जो कि सेमेस्टर 2 का पार्ट है। एंड फ्री वाइब्रेशन क्या होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहता है कि वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पीरियोडिक फोर्स। एक्चुअली वो डैम्प्ड वाइब्रेशन होती है, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर कहते हैं द एम्पलीट्यूड विद द लार्जर, द वाइब्रेशन विद द लार्जर एम्पलीट्यूड, ये एक्चुअली कंडीशन है रेजोनेंस का। वाइब्रेशन विद द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, बिल्कुल नहीं। और लास्ट बेटा, द वाइब्रेशंस विद द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। यस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहते हैं सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एको डेप्थ साउंडिंग। ओके, तो इंफ्रासोनिक वेव आर यूज्ड, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यूज्ड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी हो, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, यस, यही हमारा सही आंसर है कि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर हमारे पास आता है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब एको का जो इस्तेमाल है इन चारों में से किस में किया जाता है? तो लिखा हुआ है कि सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एकोकार्डियोग्राम। तो अब एको वर्ड इसमें यूज कर लिया है, तो सी ही हमारा सही आंसर होगा। एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक के साथ रिलेटेड होता है, तो ये नहीं है। तो सी हमारा राइट आंसर है। देख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज ड्यूरिंग द डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल इसका लॉजिक है। बात सिर्फ इतनी है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये आपका जो होता है ये आपका मीन पोजीशन है। अब बात सिर्फ इतनी है जी कि जब आपका कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मीडियम, जैसे कि अगर मान लो इसको किसी पानी के कंटेनर में डाल दूं, या हवा की ही बात कर लेते हैं, तो हवा इवन इसके मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। वैसे तो हम उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारे आसपास का जो मीडियम होता है वो एक्चुअली एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है टू द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। एंड काफ़ी देर के बाद ये जो मोशन है वो जल्दी से सीज हो जाती है, मतलब वो बॉडी आपकी रुक जाती है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। अ बॉडी कॉन्टिन्यूसली लूजेज इट्स एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द सराउंडिंग मीडियम in damped oscillations. Therefore, the amplitude of the vibrating body continuously decreases. तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बात आती है 5th नंबर की। कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। सो एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जो जो एक्चुअली जो मतलब हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, तो उसको हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी। तो कहता है पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो जैसे मैंने कहा वैसे आपने इसमें आंसर दे देना है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे पास एल जो इनिशियल है वो हमें यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जस्ट कैलकुलेशन ईज हो जाए तो L1 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनिशियल जिसको मैं F1 मान लेता हूं, वो हमें 256 हर्ट्ज हमें दी हुई है। फिर कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर अंडर सिमिलर टेंशन विच विल हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ
1024 हर्ट्ज। तो मतलब ये है कि मुझे क्या फाइंड को मतलब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिग्नल। ओके, तो मुझे एल जो न्यू वाला है जिसको मैं L2 मान लेता हूँ, ठीक है, L2 मान लेता हूँ, ये मुझे फाइंड करना है। और जो नई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज F2, वो हमें 1024 हर्ट्ज दिया हुआ है। देखिए एक स्ट्रिंग के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके लेंथ पे तो डिपेंड करती है, बट कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है। इसी वजह से F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 में लूंगा, ठीक है। ये ऐसे रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए बिकॉज इन दोनों की इनवर्सली है ना, इसलिए अगर F1 ऊपर है तो उसका L1 नीचे आएगा, अगर नीचे F2 है तो उसका जो लेंथ है वो L2 ऊपर आएगा। यहां से अगर L2 निकालता हूं तो ये आएगा F1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय F2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, तो L2 विल बी इक्वल टू, अब सबसे पहले हमारे पास F1 तो आ गया 256 हर्ट्ज आ गया हमारे पास, साथ में 80 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, डिवाइड में आ जाएगा 1024 हर्ट्ज, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये इसके 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल होता है। जब ये इससे कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अब प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ये है आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। और यही मैंने किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब 2 मार्कर के क्वेश्चंस की। कहता है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इन अ वैक्यूम। तो देखिए फ्री वाइब्रेशन और डैम्ड वाइब्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है मेरे वेव का वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन अगर डैम्ड वाइब्रेशन हो तो उस कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मीडियम उसकी एनर्जी क्योंकि वेस्ट होती है, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे फ्री वाइब्रेशन की बात करी है, इसलिए जब मैं ड्रॉ करूंगा उस केस में जो एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट रखूंगा। बट एम्पलीट्यूड कईयों को अगर नहीं पता तो देखिए यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होती है, ये वाली हाइट जो है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऊपर जितनी है उतनी ही नीचे होनी चाहिए, उतनी ही अगले वाले की, उतनी ही अगले वाले की, एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि ये एक फ्री वाइब्रेशन के बारे में बात हो रही है। कहता है साउंड वेव ट्रेवलिंग इन वाटर हैज वेवलेंथ 0.4 मीटर, इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर। एंड देखो वेव ऑडिबल है कि नहीं है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है अगर वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर लाई कर रहा है तो यस वो वेव हमें ऑडिबल होगा, और अगर उसके बीच में वो लाई नहीं कर रहा तो मतलब वो ऑडिबल हमें नहीं होता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो हमारी स्पीड है v वो होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब f अगर निकालना है तो स्पीड को वेवलेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। तो स्पीड है 1400, ये ऊपर देखो दिया हुआ है आपको, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 0.4 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कट गया तो 1400, अब देखो ये 0.4 है ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 10, ये 10 बेटा ऊपर जाएगा तो ये 14,000 आएगा, नीचे आपके पास 4 आ जाता है, 2 से करेंगे तो आपको पता है ये आपका आ गया है 7,000, और नीचे आ जाएगा 2, और फिर इधर कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3,500, और साथ में यूनिट है 1/सेकेंड, 1/सेकेंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं, तो आप इसको हर्ट्ज लिख सकते हो। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है ये 20 हर्ट्ज से ऑब्वियस ज्यादा है, 20,000 से कम है, तो मतलब यस ये ऑडिबल है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर आपको देखो बेटा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख लीजिए चाहे ये वाला देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है डिस्प्लेसमेंट
और डिस्टेंस ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देख ही सकता हूँ। और इस कंडीशन के अंदर दो वेव्स हैं ए एंड बी, ठीक है, मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, आपको दिखाया गया है यहाँ पे। कहते हैं इन दोनों साउंड वेव को आपने स्टडी करना है और कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपने इनके एम्पलीट्यूड की रेशियो को फाइंड करनी है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो रेड रंग से मैंने मार्क किया, वो इसका एम्पलीट्यूड है, जब जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ ए निकाल रहा हूँ डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ, अगर मैं बी निकाल रहा हूँ, तो ए का तो 20 है, बी का 10 है। रेशियो निकालेंगे अगर, तो हमारे पास 2:1 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मुझे वेवलेंथ निकालनी है, और उनकी कंपैरिजन करनी है। एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक देखिए ये एक वेव है, तो ये वेवलेंथ ऑफ ए है, और यहां से यहां एक और वेव है, तो दो हो गए। तो टोटल वेवलेंथ अगर आप देखेंगे तो 2 लैम्डा ए है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 लैम्डा ए है। ये जो पूरी लेंथ है ना इस ए वाले की, वो 2 लैम्डा ए है। लेकिन अगर मैं बी वाले की बात करूंगा तो ये पूरा कंप्लीट ए की वेव है यहाँ पे, तो ये क्या है, लैम्डा बी। आप देख सकते हो कि 2 लैम्डा ए 1 लैम्डा बी के बराबर है। तो मतलब लैम्डा ए बाय लैम्डा बी हमारे पास 1/2 आ गया, मतलब रेशियो हो जाती है 1:2। तो बस ऐसे करना है। पहले तो आप ये देखो कितनी वेव्स कितनी है इसमें, तो हमें दिख रही 2 वेव्स हैं। एक वेव की लेंथ को लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा ए हो गया, ये लैम्डा ए हो गया, 2 होने की वजह से 2 लैम्डा ए हो गया। और जो मेरे 2 ए वाले वेव्स की लेंथ है वही मेरा एक ही बी वाले का लेंथ है। तो जिसकी वजह से मैंने 2 लैम्डा ए को लैम्डा बी लिखा, कंपेयर किया, तो 1/2 आपका या 1:2 आपका आंसर आ जाता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया हुआ है, थोड़ा सा बताया कैसे है। मुझे लगता है वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी कि वहाँ पे कैसे हमने इसको कंपेयर किया है। तो लिखा ना ए की ए है ट्वाइस, और यहाँ पे लिखा है ए है हाफ वेवलेंथ वाइज, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ गया है ये क्वेश्चन। कहता है द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट कॉन्टिन्यूअस साउंड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, assuming that the speed of sound in air is 330 meter per second for all frequencies. So calculate the wavelength corresponding to the given extreme frequencies of the audible range. तो हमें वेवलेंथ निकाले, ओके। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे, f इज इक्वल टू 20 हर्ट्स, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, 2 मिनट में आंसर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है, पहली बात। और आपको निकालना है वेवलेंथ, तो हो गया स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड है 330 डिवाइड बाय 20, कैंसिल हो गया आपका। अब आप 33 ऐसे 2 बाहर रखेंगे, ठीक है, तो 2 1 2 हो गया आपके पास यहाँ पे, ये 13 आ गया, ये 6 आ गया आपके पास, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 लग जाएगा आपका। तो 16.5 मीटर ये मेरी वेवलेंथ आ जाती है 20 हर्ट्ज की। अब बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है तो क्या होगा। तो कुछ भी नहीं, बता दो दिया कि वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी होती है। तो 330 डिवाइड बाय 20,000, 10 से 10 काट दीजिए। जब आप इसको कट करते हो तो आपके पास आता है 16.5। नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 3, तो जब ये ऊपर जाएंगी तो ये बन गया 10 की पावर -3, पहली बात। तो हाँ, तो बस यही है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 16.5 मीटर टू 16.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये है आपकी वेवलेंथ की रेंज। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वही किया है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हमने किया है इसको। अब बात करते हैं 11th नंबर की।
कहता है कि एन एनिमी प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द रडार, सो इन हाउ मच टाइम द रडार विल एबल टू डिटेक्ट द प्लेन। तो पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक जहाज अगर मान लीजिए हवा में ऐसे उड़ रहा है आपका, तो जो हमारा रडार होता है वो अपने सिग्नल को भेजता है, वहां पे टकराता है और टकरा कर फिर वो वापस आता है। तो देखो अगर डी डिस्टेंस जाने में लगा रहा है तो डी डिस्टेंस वापस आने में भी लगाएगा। इसलिए हमारे स्पीड का जो फॉर्मूला बन जाता है वो है 2d डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे स्पीड है जो कि रेडियो वेव की हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ 2 एज इट इज आएगा। साथ में डी है। अब देखो डी में ना एक बात समझिए, किलोमीटर में दिया है तो आप पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको साथ में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाएगा टाइम टी। अब टाइम टी यहाँ निकालने का मतलब हुआ 2 × 3 × 1 2 3 4 5, तो 10⁵ आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 3 × 10⁸। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 × 10⁵ इंटू 10⁻⁻8। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 2 × 10⁻5-8। तो फाइनल आंसर है 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने किया है वो आपके सामने है। ठीक है। अगर आपको लगता है सर ये क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है जी। 10⁻³ है। तो अगर आप डेसिमल प्लेस की बात करेंगे तो करना बस इतना ही होता है हमें कि उतने डेसिमल लेफ्ट में जाना है मेरे को। सो दैट विल बी 0.002 सेकेंड्स। तो बस हमने इसी को ऐसे लिख दिया। ठीक है। बेस्ट तरीका ये होता है क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है आपकी, और आपको अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए विद प्रॉपर एसआई यूनिट। ठीक है जी, डन। आगे चलते हैं। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कहता है अ सर्टेन साउंड हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज एंड उसका जो वेवलेंथ है 1.3 मीटर है। कैलकुलेट द स्पीड। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, वैसे तो हम कितनी बार कर चुके हैं कि जो स्पीड है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, राइट। सो देखिए फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो 1.3 मीटर का है आपका। आपने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, साउंड आ जाएगा। What difference would be felt by a listener between the above sound and the another sound traveling at the same speed but the wavelength is 1.6 meter? Okay, what difference? सेम स्पीड है। ओके देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अगर हमारी स्पीड यहां पे कांस्टेंट हो जाती है तो उस केस में कांस्टेंट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आएगा। मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में आपकी वेवलेंथ को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। कितने टाइम्स बढ़ाया है, डबल, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, मतलब 256 का आधा हो जाएगा आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका। ठीक है। हाँ यही है, यही करना है आपने, बाकी ये आप देख सकते हो। तो ये देखिए सबसे पहली बात 256 हर्ट्ज है आपका, 1.3 मीटर है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में आपका आंसर 332.8 आपको मिल जाता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 333 मीटर पर सेकंड लिया है। ऐसा करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर इसको अपने आंसर को छोड़ सकते हो। उसके बाद वही स्पीड आपने लेनी है, न्यू वेवलेंथ आपकी 2.6 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 128 आ जाएगा, क्योंकि 333 लिया ना इसलिए, तो इसका प्रॉपर आंसर आएगा 128 हर्ट्ज, जो कि इसका हाफ है। यही कहा था ना मैंने आपको, वही चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप ये कर सकते हो।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग रिलेटेड टू इट्स लेंथ, इट्स टेंशन। स्ट्रेच स्ट्रिंग, देखिए मैं एक बहुत क्लियरली बता देता हूं। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है। ठीक है, टी के रूट ऑफ टी पे डिपेंड करता है एक्चुअली में वो आपका। इस वजह से ये देखिए यहाँ लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, बट ये एक्चुअली में रूट ऑफ टी होता है, अंडर रूट ऑफ टी होता है आपका, अकेला टी नहीं होता। ठीक है, सो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की। कहते स्टेट टू वेज बाय विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि मेरे पास ये लेंथ पे डिपेंड करता है, टेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप स्ट्रिंग की टेंशन को बढ़ा देते हैं, है ना, टेंशन को बढ़ा देते हैं बाय कीपिंग मास पर यूनिट लेंथ या थिकनेस या जो भी हम कहते हैं उसको लेंथ कांस्टेंट, सिर्फ उसकी टेंशन को बढ़ा दो, तो उस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टेंशन उतनी रहने दीजिए, लेंथ को कम कर दो, तो जितनी लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका क्या है कि सब कुछ रहने दीजिए, एक काम करो स्ट्रिंग को पतली कर दो, जितनी पतली स्ट्रिंग होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सो ये कई सारे तरीके हैं, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होता है सारा। तो देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो कहता है बाय डिक्रीजिंग द लेंथ, जो मैंने बताया। दूसरा उसने बोला है बाय डिक्रीजिंग द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये रूट ऑफ एम पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली, बट इससे इजिली मैं बताऊंगा बाय इंक्रीजिंग द टेंशन। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेंशन, द टेंशन वाई, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी पे भी डिपेंड करती है। तो इस आई थिंक ये बेटर है, इसको यूज करें तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन। जस्ट सेम आपको मैंने क्वेश्चन अभी कराया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारी फ्री वाइब्रेशन का ग्राफ बन जाएगा। कहता है वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन, और ये सिर्फ वैक्यूम में ही हो सकता है, बिकॉज वैक्यूम के अलावा अगर हम हवा में भी करते हैं तो भी डैम्प्ड वाइब्रेशंस हो जाती हैं। तो देखिए ये है आपका सारा का सारा आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कैसे आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।